Hello, this student. This is Sahir Kamal and I welcome you all to English Medium UP Board. Means UP Board के English Medium बच्चों के लिए खास तौर से ये sessions जी हाँ, as per the promise I have already made to you in the previous session where we discussed the syllabus. I just told you that I will bring regular sessions on each and every topic of grammar and literature. So this is the beginning of your journey 2024 board examination. यू कैन बिलीव अस एंड आई एश्योर यू कि आपका सिलेबस ऑन टाइम होगा। तो हमारे साथ बने रहें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं ताकि आप खास तौर से इंग्लिश मीडियम के वो स्टूडेंट्स जो कि अभी तक तलाश रहे थे पूरे यूट्यूब पर, सो हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है और यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए ही खास तौर से कंटेंट्स पूरा होगा यहाँ पर। सो यू मस्ट बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन एंड ईच एंड एवरी कंफ्यूजन, डाउट्स और क्वेरी और क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू विल हैव द सोल्यूशन ऑफ इट। So let's begin the session. Narration, जिसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको हम नरेशन के नाम से भी जानते हैं. Let's see what we have to study under this topic and how we will solve the sentences related to this topic. First of all, we have to focus on these 5 sentences. When we are asked how many types of sentences are there in English, तो हम में से बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि 4 टाइप्स होते हैं सर, देयर आर 5 टाइप्स होते हैं समटाइम, और सम स्टूडेंट्स से दे आर 6 टाइप। कुछ सिंपल बताएंगे, फिर कुछ असर्टिव बताएंगे, तो कुछ कहेंगे अफर्मेटिव, तो कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव। व्हाई देयर इज सो मच chaos and confusion? ये confusion इसी वजह से है कि हमने जो पढ़ा उसे डिटेल में समझा नहीं, बिकॉज समझाने वाला शायद ना मिला है। तो पहले हम लोग इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं उसके पहले कि हम सेंटेंस के बारे में जाने। सेंटेंस जब हमसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो हमारे मुंह से कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव जो निकलता है वो इसीलिए लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ कॉम्प्रहेंशन ऑफ सेंटेंसेस टाइप, जो सेंटेंस के टाइप्स हैं उसकी समझ कम होने की वजह से। तो अगर हम इसको टाइप्स ऑफ सेंटेंस मानते हैं, then what they are called? I am writing simple sentence, this is complex and then compound. What we can call it? हम इसे क्या मानेंगे? Of course these are also a type of sentence, but how we will identify, how we will categorize these 2 different type of sentences? 5 sentences तो ये लिखे हुए हैं, 3 तो ये। So my dear student, this is called स्ट्रक्चरल सेंटेंस। ये जो है ना पार्ट सेंटेंस का, ये जो भाग है या ये तरह के जो सेंटेंस होते हैं इनको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल सेंटेंस। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। कभी कभी आपको यहाँ पर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मिक्सअप फॉर्म में भी मिलेगा। सम बुक्स से देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल सेंटेंस, सम बुक्स से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ। बेसिकली 3 तरह से ही होते हैं। जब आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सीख गए तो सेंटेंस को और बड़ा करके आप कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मिक्सचर भी लिख सकते हैं। बट यहाँ पर जो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस हैं, हाउ दे आर आइडेंटिफाइड और हाउ दे आर कॉल्ड, इन्हें कैसे बुलाया जा सकता है? दीज आर कॉल्ड फंक्शनल सेंटेंसेस। ये है फंक्शनल मतलब these sentences are used to refer any function by the speaker, by the doer of action. Action का जो doer होता है, doer मतलब होता है कर्ता, काम का करने वाला। तो ये जो sentences लिखे, imperative हो गया, exclamative हो गया, optative हो गया, interrogative हो गया, assertive हो गया, इस sentences से काम लिए जाते हैं, मतलब function, और इसी वजह से इन्हें functional sentences कहा जाता है, जबकि इन्हें structural, because these are identified by the structure. ये structure के हिसाब से जाने जाते हैं और ये sentence होते हैं आपके function के हिसाब से। So under this topic, under narration, we have to study these 5 top sentences. हमें यहाँ पर ये 5 तरह के sentences पढ़ने होते हैं। तो चलिए अब नरेशन के ऊपर कुछ बात कर लेते हैं कि क्या है नरेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहले डायरेक्ट पार्ट, जो पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच है आपने सुना होगा, वन इज कॉल्ड डायरेक्ट एंड सेकंड इज कॉल्ड इनडायरेक्ट। व्हाट इज डायरेक्ट? द डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में सेंटेंस होगा, you will see that there are 2 पार्ट ऑफ इट, उसके 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट जिसे हम कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के लेफ्ट साइड वाला पार्ट, which is called reporting verb, and the second part which is called the reported speech. You can focus on this word reported, and here it is reporting, and the second one to focus, that is verb, and here we find speech. यहाँ पर speech है, यहाँ पर verb है। अगर हम इसको ना समझे तो नरेशन आप 5 साल पढ़ते रहिए, 10 साल पढ़ते रहिए, you will commit a silly mistake in solving the questions of this topic. अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आपकी गलतियां होंगी। वर्ब, यहाँ पर वर्ब लिखा हुआ है रिपोर्टिंग, रिपोर्ट करना, और वर्ब यहाँ पर वर्ब इसलिए लिखा है बिकॉज इन दिस पार्ट ऑफ डायरेक्ट स्पीच में इस पार्ट में केवल इस वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है, एंड विच इज व्हाट इज इट इज अ वर्ब। ये एक वर्ब है, तो इसका इंपॉर्टेंस होने की वजह से हम इसे वर्ब से रिफर करते हैं। जबकि इस पार्ट में
here the whole sentence has the equal importance. पूरे सेंटेंस में जितने भी पार्ट्स हैं, मतलब all the parts used in this part, इस पार्ट में, सेंटेंस के इस पार्ट में जितने भी वर्ड्स यूज हुए हैं उन सब का इक्वल इंपॉर्टेंस है और उनके ऊपर रूल्स हैं, उनको चेंज किया जाता है। तो इसलिए इस पूरे सेंटेंस को केवल वर्ब नहीं बल्कि एक स्पीच वर्ड से रिफर किया जाता है। स्पीच मीन्स होता है बेटा, अगर हम डायरेक्टली हिंदी की बात करें तो आप कह सकते हैं भाषण। भाषण का मतलब भाषा से ही है। तो भाषा जब बनी तो पहले तो लेटर बना, लेटर जो कि मतलब अल्फाबेट में लेटर्स होते हैं, तो लेटर बने और लेटर के बाद उसके शब्द बने, शब्द उसके फ्रेज बने, फ्रेज एक सेंटेंस में फॉर्म हुआ और कुल मिलाकर के भाषा बनी। तो यहाँ पर पूरा वाक्य है, वो एक वाक्य हो सकता है, 2 वाक्य हो सकते हैं, 3 वाक्य हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े जितने भी, तो एक कंप्लीट भाषण बन जाता है। इसी वजह से यहाँ पर वर्ड लिखा जाता है स्पीच। ठीक है, तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे स्पीच इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कई चीजों के चेंजेस होते हैं, जबकि इस पार्ट में केवल इस चीज पर ध्यान दिया जाता है, इसके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। इट इज टू बी चेंज्ड। सेट 2 को कई बार चेंज करने को आपने देखा होगा इन क्लास 11। यू वुड हैव ऑलरेडी डन मेनी सेंटेंसेस ऑन दिस टॉपिक। देयर वी चेंज्ड सेट 2 sometime in told, sometime in asked, sometime in order or requested or commanded and so on। ऐसा होता है, तो यहीं पर इसको देख करके चेंज किया जाता है, जबकि इसके अनुसार आगे के वर्ड को चेंज किया जाता है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना तो सब्जेक्ट में ना तो ऑब्जेक्ट में। ये था डायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट स्पीच के बाद आती है इनका इनडायरेक्ट स्पीच। देन द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई डू वी यूज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच? हम क्यों यूज करते हैं? सो द आंसर इज every sentence and every thought and expression of human being cannot be written in direct form of speech। क्योंकि आज हम भाषा का आविष्कार बहुत अच्छी तरीके से कर चुके हैं। जब भाषा बनी थी तो उस समय न तो इतने ज़्यादा लोग थे, एंड मोर ओवर देयर वर नो ग्रामर, नो रूल, नो प्रिंसिपल्स ऑफ यूजिंग पर्टिकुलर वर्ड्स। तो जब साउंड धीरे धीरे बन रहा था, इवन साउंड ऑलरेडी था, जब शब्दों का निर्माण हो रहा था, उस समय कोई ग्रामर तो थी नहीं। तो ग्रामर तो थी नहीं, उस समय लोग भी कम थे बात करने के लिए, तो इतने ज़्यादा ना लोग थे और ना तो ग्रामर थी, जिस वजह से आप उस समय डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का इस्तेमाल कर सकते थे कि उसने कहा ये, मैंने कहा ये, उसने कहा मुझसे ये, या मैंने उससे कहा ये। लेकिन अब आप हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में हैं, अब एक दूसरे की बातों को करते हैं, और एक दूसरे की बातों को बयान करने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का यूज़ हर समय नहीं कर सकते। अगर हम हर समय करते रहेंगे तो वी सीम टू बी रोबोटिक, हम एक रोबोट की तरीके से हो जाएंगे। मैंने कहा, उसने कहा, इस तरीके से हम नहीं कर सकते। हमें डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच का मतलब यही होता है, जो बात जहां पर बोली गई है वो एक बार नहीं 10 बार बोली जाएगी, और वो 10 बार जब भी बोली जाएगी तो उस बात का टाइम पीछे जाता रहेगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा सेंटेंस लिखा जाए कि उस बात का टाइम कितना पीछे गया, और उस बात का बोलने वाला जो व्यक्ति था, द स्पीकर ऑफ पर्टिकुलर सेंटेंस, वो व्यक्ति है या नहीं है। कोई 2 व्यक्ति अगर आपस में बात कर रहे हैं तो एक पर्सन दूसरे पर्सन से बात कर रहा है, सपोज देयर माइट बी द थर्ड वन एज वेल, तो तीसरा वाला सुन करके हो सकता है किसी चौथे वाले से बात करे। तो जब तीसरा वाला किसी चौथे वाले से इन दोनों के बारे में बात करेगा तो ऑफ कोर्स वहां पर चीजें चेंज हो चुकी होंगी। अगर आप वहां पर चीजें नहीं चेंज करेंगे द सेंटेंस विल गिव द रॉन्ग मीनिंग, तो सेंटेंस गलत मीनिंग देगा। आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि मान लीजिए आपके टीचर ने स्कूल में, हम यहाँ पर यही समझाते हैं कि अगर आप स्कूल में हैं और आपके स्कूल में जो है आपके टीचर ने आपको कहा, ए गधे इधर आओ, तो तुम गधे हो। अगर टीचर ने कहा तुम गधे हो, ये बात ध्यान, यू आर अ डंकी, यू आर वेरी पुअर, वॉट एवर, जो भी उसने कहा कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, तुम बहुत ही बेचारे हो, तुम बहुत ही गधे हो, तुम बहुत नालायक हो। अब आपने इन 3 शब्दों का प्रयोग 1 घंटे के बाद अपने पिताजी के साथ कर दिया। पापा, आज टीचर ने कहा तुम गधे हो। तो पापा क्या करेंगे? सिंपली पापा उठाएंगे चप्पल और तुमको, बात समझ रहे हो आगे, तो है ना, तो पापा तुमको पीट डालेंगे। क्यों पीट डालेंगे? क्योंकि आपने गधा अपने पापा को बोल दिया। तो आपकी गलती ये रही दैट यू कुड नॉट गेट द रूल्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ नरेशन, कि आप नरेशन के रूल्स नहीं समझे। इसी वजह से नरेशन बना, ताकि टाइम के साथ चीजें जो चेंज हो रही हैं उसको समझा जाए, और एज पर द टाइम, कंडीशन एंड थिंग्स वी शुड change the formation of sentence, and that is why we have to change the direct form of narration into indirect form of narration। इसी वजह से हम इसे करते हैं चेंज।
सो आई होप दैट यू गॉट द आइडिया व्हाई डू वी स्टडी दिस टॉपिक। चलिए बात करते हैं 3 कॉमन रूल्स अप्लाई टू ऑल 5 सेंटेंसेस। जो 5 सेंटेंस आपने पढ़े उन पांचों सेंटेंसेस पर कुछ कॉमन चीजें हैं जो आपको याद रखनी पूरे टॉपिक में, और कुछ जो है कॉमन नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक हैं। तो पहले कॉमन चीजें देख लेते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको बुक में जनरली मिलेगा कि हमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ता है। प्रोनाउन चेंज सिंपली करना इसलिए पड़ेगा क्योंकि अगर आप नहीं चेंज करेंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति होगा वो उस बात को अदरवाइज लेगा। आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल। टीचर ने मुझसे कहा तुम गधे हो, तो यहां पर तुम वर्ड मैं हूं। लेकिन मैंने अगर पापा से टीचर की ये बात कह दी कि पापा टीचर ने मुझसे कहा तुम गधे हो, तो वहां पर अगर तुम वर्ड को आपने चेंज नहीं किया तो हो जाएगी ना मीनिंग गलत। इसी वजह से हमें प्रोनाउन को चेंज करना होता है। खासतौर से इसमें पर्सनल प्रोनाउन का बहुत ज्यादा जिक्र है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको ध्यान से समझें। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर बात करें, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्पेशली द एडवर्ब। व्हाई एडवर्ब? स्पेशली द एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड समटाइम एडवर्ब, डेमोन्स्ट्रेटिव एडवर्ब समटाइम। तो खास तौर से एडवर्ब, एडवर्ब क्यों चेंज करते हैं? इसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे स्पेशली 90% आपको एडवर्ब्स मिलेंगे, क्योंकि जो एक्शन जिस टाइम पर हुआ वो एक्शन हर एक सेकंड पास्ट में जा रहा है। इफ द सेम थिंग happened again और सेम थिंग स्पोकन अगेन, सो वो एक्शन तो पास्ट में हो गया, तो हमें पास्ट में उस सेंटेंस को लिखना पड़ेगा। और एक्शन अगर प्रेजेंट से पास्ट में जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक्शन पर असर पड़ रहा है, तो एक्शन से रिलेटेड वर्ड जो होंगे, खासतौर से एक्शन से रिलेटेड वर्ड एडवर्ब्स कहलाते हैं। तो एडवर्ब्स को चेंज करना भी लाजमी बनता है, एडवर्ब भी चेंज होने जरूरी है। उसके बाद है चेंज ऑफ टेंसेज। अगेन चेंज ऑफ टेंस मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब। फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब मीन्स प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में ले जाना है, अगर फ्यूचर आ रहा है तो फ्यूचर के पास्ट को लिखना है। बहुत सिंपल सी बात है। इसी वजह से हमें ये तीनों ही चेंजेस पांचों तरह के सेंटेंस पर अप्लाई करने इक्वली। हियर इज द एग्जांपल, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, यहां पर करती हूं क्योंकि शी है, शी सेड टू मी। अब जब आप इसे डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन से इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में ले जाएंगे बेटा, तो फिर आप करेंगे क्या? इसको आप असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो आप लिखेंगे क्या बेटा? शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, शी टोल्ड मी दैट। अब यहां पर देखिए चेंज करने की बात आ गई। दिस इज द आई, आई इज यूज्ड फॉर व्हाट? फॉर शी। आई उसने अपने लिए यूज किया, उसने मुझसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो आई वर्ड उसने अपने लिए यूज किया। अगर आपने यहां पर शी लिख दिया सो दैट विल गिव द रॉन्ग मीनिंग। सो ऑफ कोर्स यहां पर शी होना चाहिए, ठीक। उसके बाद है दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई लव यू, अब मैं तुमसे प्यार करती हूं, बट दिस सेंटेंस वाज स्पोकन अराउंड हाफ एन आवर बिफोर, 1 आवर बिफोर, 2 आवर बिफोर। तो आप इसे अब पास्ट में ले जाएंगे क्योंकि एक्शन को गुजरे हुए टाइम हो गया, एंड द एक्शन अगर वो पास्ट में गया है तो टेंस पास्ट में ही होगा। देन अगेन यहां पर यू आया, दिस इज द प्रोनाउन एंड यू इज यूज्ड फॉर मी, so of course you should use here me यहाँ पर। and now this is the direct form of narration to indirect form of narration. I said to him I'll come today, and this is I told him that कि अब I फिर से यूज हुआ, so here I is used for I, तो यहाँ पर नो चेंज क्योंकि I ने अपने लिए ही I यूज किया है। उसके बाद है चूंकि यहाँ पर पास्ट में दे दिया गया है, आई विल कम टुडे को डायरेक्टली कह रहा है, मैंने उससे कहा कि मैं कल मैं आज आऊंगा। इस बात को बोले गए 15 मिनट हो सकते हैं, आधा घंटा हो सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, कुछ भी हो सकते हैं। इसको आप पास्ट में ले जाएंगे, क्यों? और पास्ट में ले जाने के लिए विल का हम कर देंगे वुड, और उसके बाद वर्ब तो हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म में आएगी जो भी मॉडल है, टुडे। अब इस टुडे को कन्वर्ट कर देंगे दैट डे में, चूंकि टाइम हो गया पास्ट है, तो हो सकता है उसने 1 दिन बाद ये बात कही हो सकता है 2 दिन के बाद, तो इसलिए टुडे नहीं लिखा जा सकता। टुडे का मतलब द प्रेजेंट डे वी हैव, जो आज हमारे सामने है। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट। और ये पांचों रूल्स जो है सेंटेंसेस पर, ये तीनों रूल्स जो है अप्लाई होंगे, इक्वली अप्लाई होंगे। होप सो दैट यू अंडरस्टूड। अब हम लोग एक एक करके सेंटेंसेस को करेंगे बेटा, एक एक करके, ठीक। सबसे पहले आता है, इस चीज को समझ लेना, आपके सामने है SON का फॉर्मूला। अगर आप चेंज ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो पर्सनल प्रोनाउन का एक चार्ट है जिसको आपको समझना है। पर्सनल प्रोनाउन को खासतौर से 3 पर्सन में डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इसके कुछ केसेस हैं। केस का मतलब यहाँ पर कारक, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस एंड पॉजिटिव प्रोनाउन। तो अब आपको हमेशा याद रखना है थर्ड पर्सन पे तो आपको कोई फोकस ही नहीं करना है। सो डोंट वरी अबाउट द थर्ड पर्सन बिकॉज हियर द थर्ड पर्सन आर नॉट चेंज, दैट इज व्हाई
for this it is n, n for no change for the third person, ठीक है। एंड फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो फर्स्ट पर्सन में आपको दो वर्ड आते हैं, खास तौर से आई आता है और वी आता है, एंड दिस इज द सब्जेक्टिव केस ऑफ आई एंड वी। द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई इज मी एंड ऑब्जेक्टिव केस ऑफ वी दैट इज अस। अगर आप मूव ऑन करेंगे तो आप पॉजिटिव एडजेक्टिव पर आ जाइए, तो इसके लिए माई, इसके लिए आर। पॉजिटिव प्रोनाउन लिखेंगे तो माइन एंड आर्स। इसको आप याद करने नहीं, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। द सेकेंड पर्सन, you, your and yours, this is subjective case, objective case, positive adjective and positive pronoun। तो यहां जो फर्स्ट पर्सन है बेटा, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है तो आपको हमेशा याद रखना है सब्जेक्ट के अनुसार उसको चेंज कर दिया जाता है। वेल, these rules are not to be learned by heart, this is to be understood by heart, by your brain। दिमाग से आप खुद सोचिए, I said to him you are a good boy। मैंने उससे कहा तुम एक अच्छे लड़के हो। तो मैंने जब उससे कहा तो यू शब्द उसके लिए यूज हुआ। ये तो समझने वाली बात है, दिस इज नॉट टू लर्न बाय हार्ट। ये याद करके तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि देयर आर नंबर ऑफ सेंटेंस वी हैव टू राइट यूजिंग नरेशन रूल्स। तो याद नहीं करना है, समझना है। फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो आई जो फर्स्ट पर्सन है उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन अगर आ रहा है कहीं पर तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब सेकंड पर्सन का मतलब चाहे ये वर्ड आए, चाहे ये वर्ड आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए। फर्स्ट पर्सन का मतलब भी इन 8 वर्ड से है, कोई भी वर्ड आए इट इज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगी, ठीक। उसके बाद बात आती है अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये एक और चार्ट है जो कि आप आपकी बुक में भी दिया रहता है। तो कुछ चेंजेस हैं एंड दीज आर द मोस्ट यूज्ड वर्ड इन नरेटिव फॉर्म। नरेशन में इनका यूज सबसे ज्यादा होता है, तो यही आपके बुक्स में दी रहती हैं। समटाइम वी विल मीट दिस, दीज, हियर, हेंस, नाउ, थस, टुडे, यस्टरडे, द डे बिफोर यस्टरडे, टुमारो, टुनाइट, दैट डे एंड द डे आफ्टर टुमारो, लास्ट डे। तो इन सारी चीजों को भी आपको याद नहीं करना है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रिहेंड दीज थिंग्स। व्हाई? बिकॉज वी आर डूइंग नरेशन। अगर हम नरेशन कर रहे हैं तो नरेशन करते टाइम पर हमें ये बात तो याद ही रखनी है दैट समथिंग इज स्पोकन इन पास्ट एंड नाउ इट इज स्पोकन अगेन। अगर दोबारा से इसको बोला जा रहा है तो फिर वो चीज तो पास्ट में हुई है, वी हैव टू राइट द वर्ड्स रिलेटेड टू द पास्ट टाइम। तो हमें वही वर्ड्स तो लिखने होंगे जो पास्ट टाइम से रिलेटेड है। देयर आर सम एक्सेप्शन केसेस, एग्जाम में भी बाई चांस पूछ लेता है। आई विल टेल यू द एक्सेप्शन केसेस एज वेल, बट यहां पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है। दिस इज पहला वर्ड दिस, इट इज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस दैट। अब दिस और दैट को याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज दिस, ये एक पेन है, ये एक मेरे पास रखा हुआ है, दिस इज अ पेन। हम तभी कहेंगे दिस इज अ पेन व्हेन समथिंग इज नियर टू यू, जो आपके पास है तभी तो वो दिस कहलाएगी। अगर इसी पेन को हमने दूर अपने से रख दिया तो नाउ आई कैन नॉट से दिस इज अ पेन, आई विल से दैट इज अ पेन, क्योंकि दूर हो गया। समथिंग दैट हैपेंड टुडे एंड आफ्टर अ डे इफ आई से द सेम थिंग, अगर कोई चीज आज हुई, एक दिन के बाद वही चीज मैंने फिर से कही, समथिंग दैट हैड गॉन, जो जा चुकी है, तो फिर आप वो दिस को दैट ही तो कहेंगे। याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीज पास में है बहुत सी है उसे दीज कहा जा रहा है, कोई चीज गुजर गई बहुत सी थी तो वो दोस्त कहा जाएगा। So there's nothing confusing in it, but the children, the students generally try to learn these words by their heart। वो कोशिश करते हैं कि इसको हार्ट बाय हार्ट याद कर लिया जाए। बाय हार्ट का मतलब वो सोचते हैं कि याद कर लेंगे, देन हम इंसर्ट कर देंगे और अप्लाई कर देंगे वहां पर वर्ड्स। हेयर, कोई चीज हेयर है तो पास्ट में वो देयर पे ही जो कही जाएगी, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। नाउ है कोई चीज तो वो दिन में कहलाएगी, तस है कोई चीज तो वो सो कहलाएगी, टुडे है तो वो दैट डे में, यस्टरडे है द प्रीवियस डे। यस्टरडे का मतलब द डे जस्ट बिफोर प्रेजेंट डे, यस्टरडे का मतलब जो प्रेजेंट डे से पीछे वाला दिन है, जस्ट। लेकिन अगर हम यस्टरडे के बारे में कोई बात कह रहे हैं, उसी यस्टरडे के बारे में 3 दिन के बाद बात कही जाएगी तो यस्टरडे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यस्टरडे केवल उस दिन को कहा जाता है जो आज से, प्रेजेंट टाइम से कल वाला दिन है। उसी तरह टुमारो, आज से आने वाला दिन। लेकिन अगर टुमारो के बारे में आज से 5 दिन बाद बात कही जाएगी तो टुमारो तो पास्ट हो चुका है, तो उसे हम टुमारो नहीं कह सकते। द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, द प्रीवियस डे, पीछे वाला दिन। अब ये पीछे वाला दिन 2 दिन भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, 4 दिन भी हो सकता है, 5 दिन भी हो सकता है, 6 दिन भी हो सकता है, तो वहां पर मीनिंग में चेंजेस नहीं आते। होप सो दैट यू अंडरस्टूड दिस टेबल। तो
उसके बाद आता है चेंज ऑफ टेंस। टेंस का चेंज अगर हम बात करें तो आप लोग ने देखा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट इज टू बी चेंज प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट इज टू बी चेंज पास्ट परफेक्ट, है ना, ये सारी चीजें आप करते होंगे। तो सिंपली बेटा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, इसे याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप इन योर माइंड वी हैव टू चेंज द टेंस, मीन्स वी हैव टू चेंज द ओनली हेल्पिंग वर्ब। हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी होती है, दैट इज द ओनली चेंज इन टेंस। टेंस में केवल वही चेंज होगा। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के टेंस को कौन डिसाइड करता है? दैट इज हेल्पिंग वर्ब। डू डज V1 और V5, इट रिफर्स टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है। जहां डू डज आ रहा है उसको आप डिड में चेंज कर देंगे। जहां V1 V5 आ रही है दैट इज अ सिंपल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म एंड द फिफ्थ फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म है फिफ्थ फॉर्म, प्लूरल फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पर उसको आप V2 में चेंज कर देंगे। आई लव यू को आई लव्ड यू में तो चेंज करोगे, लव को लव्ड कर दिया, वांट को वांटेड कर दिया, गो को वेंट कर दिया। तो इसमें इनडेफिनिट को इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को इसको ऐसे रटा नहीं जाएगा। इज एम आर इज टू बी चेंज ओनली वाज एंड वर्ड, इसको आप वाज एंड वर्ड में करें। हैज और हैव को हैड में चेंज कर दें। डिड अगर ऑलरेडी आ रहा है इधर तो छोटे पास्ट को बड़े पास्ट में ले जाइए। तो डिड रिफर्स टू द पास्ट इंडेफिनिट, तो बड़ा पास्ट पास्ट परफेक्ट है, इसको आप हैड में चेंज कर दीजिए। जब आप हैड लगाएंगे ऑटोमेटिकली यू विल यूज द थर्ड फॉर्म। आई डोंट थिंक दैट देयर इज अ नीड टू नो आफ्टर हैड और हैव और हैज व्हाट वी हैव टू यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर वॉज वर आ रहा है छोटा फॉर्म जो कंटिन्यूअस में है तो आप इसे हैड के साथ बीन लगा दीजिए। जब आप हैड बीन यूज करेंगे यू विल ऑलरेडी गेट टू नो यस वी हैव टू यूज द फोर्थ फॉर्म दैट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। उसके बाद अगर मस्ट नीड आ जाए, बहुत ही रेयर केस में आपको ये दिया जाता है, तो भी आप हैड टू में चेंज करेंगे। देयर इज अ रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस वर्ड। कैन और मे आ रहा है ये, तो फिर आप कुड और माइट में चेंज कर दीजिए। शैल आ रहा है तो शुड में, विल आ रहा है तो वुड में, डेयर आ रहा है तो डेयर्ड में, हैज टू हैव टू हैड टू आ रहा है तो हैड टू में, एंड कुड शुड वुड माइट दीज आर ऑलरेडी इन पास्ट एंड दैट्स व्हाई वी डोंट चेंज। इसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये था टेंस को चेंज करने की बारी। अब कुछ सिंपल एग्जांपल से हम लोग हर एक टेंस को करेंगे, सेंटेंस को सॉरी। सो नाउ असर्टिव सेंटेंस को ऊपर मूव ऑन करते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस अभी तक हम लोग ने देखा कॉमन रूल्स। नाउ द स्पेसिफिक रूल्स रिलेटेड टू द कंजंक्शन एंड द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब और कंजंक्शन से रिलेटेड स्पेसिफिकली हमें ये जानकारी होना चाहिए कि किस तरह के सेंटेंस में किस तरह का कंजंक्शन यूज करते हैं। वेल ओवरऑल वी जनरली एंड मोस्टली यूज दैट इन मेनी ऑफ द सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस हो वहां पर भी दैट का यूज होता है। इन सम केसेस इंपरेटिव सेंटेंस में भी दैट का यूज होता है। इन सम केसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी दैट का यूज होता है। एंड मोर ओवर हम ऑपरेटिव सेंटेंस में भी दैट का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी ऑलमोस्ट सेम होते हैं क्योंकि ऑप्टेटिव इज अ डिराइव्ड फॉर्म ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, तो चलिए बात करते हैं कंजंक्शन की। सो असर्टिव सेंटेंस करते समय आपको केवल दैट वर्ड का ही यूज करना है। दैट्स वेरी सिंपल वन, जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम। बोर्ड एग्जाम में आपको असर्टिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव से जनरली दे देगा वो। और नोट नंबर 2, सेट टू को सामान्यतया मतलब एक कॉमन वे में हम टोल्ड में चेंज करते हैं, बट इट इज नॉट नेसेसरी। व्हेन यू विल ग्रो अप, व्हेन यू विल स्टडी द हायर ग्रामर, तो वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस, एक्स्ट्रा तरह के रूल्स देखने को मिलेंगे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो वहां पर केवल टोल्ड नहीं लिखा होगा, देयर आर नंबर ऑफ वर्ड्स वी कैन यूज व्हेन यू विल हैव डेवलप्ड अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। जब आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लेंगे अपने माइंड में तो आप खुद सोचेंगे यार टोल्ड नहीं करना है, यहाँ पर इसे अफर्म्ड कर दें, इसे अश्योर्ड कर दें, इसे प्रॉमिस्ड कर दें। तो वर्ब का यहाँ पर टोल्ड में करना कि एक खास तौर से यूपी बोर्ड में ये बता दिया जाता है ताकि बच्चा उसे समझने लगे। दैट्स द ओनली पॉइंट। जरूरी नहीं है कि आप टोल्ड में ही चेंज करें, बहुत सी वर्ब्स है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द टू स्पेसिफिक थिंग अबाउट द असर्टिव सेंटेंस। ये असर्टिव सेंटेंस के बारे में स्पेसिफिक कुछ चीजें थी। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एग्जांपल और सेंटेंसेस। लेट्स डू इट। आपके सामने पहले हम खोलेंगे जो इससे रिलेटेड है जानबूझ करके ताकि आप ये समझ पाए। ठीक है, यहाँ पर 5 इसलिए लिखा है क्योंकि इसके पहले कुछ एक्सेप्शन केसेस थे। एक्सेप्शन केसेस को हम बाद में करवाएंगे, पहले हम आपके वो सेंटेंसेस जो कि अभी तक हम लोग पढ़ते चले आए इसको चेंज करने की बारी। चलिए बात करते हैं गुड्डू सेट। अब यहाँ पर गुड्डू सेट लिखा हुआ है तो आप इसे चेंज कर दीजिए।
गुड्डू ने कहा। सेड को सेड ही लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता टू मी करके या कुछ भी हो सकता, टू मी, टू हैम, टू अस, टू यू, कुछ भी कहा जा सकता। तो अगर ऑब्जेक्ट होता तब हम इस वर्ड को टोल्ड में करते। टोल्ड तब लगाएंगे बेटा, देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट, जहां पर एक ऑब्जेक्ट हो। तो गुड्डू सेड दैट, दैट लगाइए। और अब जो भी नाउन आएगा, नाउन इज नॉट टू बी चेंज्ड, चंदन को चंदन ही लिखा जाएगा, चंदन। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडिफरेंट है, इट इज टू बी चेंज पास्ट इंडिफरेंट। अब वर्क को सेकेंड फॉर्म में वर्कड लिख दीजिए, वेरी हार्ड। ठीक, ये हो गया चेंज। सेकेंड सेंटेंस, प्रतीक सेड, प्रतीक ने ये बात कही। प्रतीक, अगेन वी हैव टू राइट सेड, देन अगेन दैट, और उसके बाद आएगा सत्यजीत, इट इज ऑल्सो अ नाउन, सो नाउन इज नॉट चेंज्ड। सत्यजीत इज है, बस वॉज कर दीजिए, खत्म हो गया, टेंस चेंज हो गया, वर्किंग हार्ड। ठीक, नेहा सेड, नुपुर हैज डन, सो नेहा सेड को सेड ही लिखेंगे, दैट लगाइए, नुपुर हैज को बेटा बस हैड कर दीजिए, बाकी अपने आप सब चेंज हो जाएगा। हर होमवर्क, थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। थर्ड पर्सन का कोई भी वर्ड आ रहा हो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इस पार्ट में आ रहा हो, यहां से यहां तक में, तो थर्ड पर्सन इज नॉट चेंज्ड। ध्यान रखना, थर्ड पर्सन रहेगा, फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में फर्स्ट नहीं होगा। ओनली फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन हैज टू बी कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इन द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब पे यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है उसको थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करके फर्स्ट और सेकंड पर्सन को उसके हिसाब से चेंज करते हैं। प्रिया सेड, Priya said that रत्ना हैज को हैड कर दिया, बाकी तो सब सेम रहेगा। रीडिंग फॉर 2 hours, दैट्स इट। ठीक, ये थे टेंस के चेंज। कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे, ऊपर चलते हैं। कुछ एक्सेप्शन केसेस, एक्सेप्शन केसेस ये हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चीज प्रेजेंट में लिखी, कोई चीज का मतलब द वर्ब इज इन द प्रेजेंट, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट में है, और सम टाइम इट मे कम इन फ्यूचर। यहाँ पर विल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में दिया है, यहाँ पर तो पास्ट में दे दिया। पहले हम इन तीनों के ऊपर बात कर ले। There are some exception cases. Exception cases related to what? Related to the tense change. Tense change is the most requisite element of narration. Narration का सबसे जरूरी एलिमेंट होता है टेंस को चेंज करना। If you forgot or fail to change the tense, your sentence will be wrong. सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब आप एग्जाम में बैठे, you must check it out. The given sentence does not belong to exception case. ये जरूर कंफर्म कर लीजिए। जैसे कि यहां दिया है सेज, तो अगर यहां पर सेड नहीं लिखा है बल्कि से या विल से या हैज सेड या प्रेजेंट या फ्यूचर में दिया है, सो द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट चेंज इवन दो द अदर चेंजेस वी हैव टू डू। दूसरे चेंजेस हम कर सकते हैं बट टेंस चेंज नहीं करेंगे। हाउ, लेट्स सी। यहां पर दिया ही सेज टू मी है, सो इट इज टेल्स टू मी, ही टेल्स मी। यहां पर टू हटा देंगे, टेल्स लिख देंगे। अगर सेड टू मी होता तो वहां पर टोल्ड कर देते, बट वो तो पास्ट में होता। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं इट इज इन द प्रेजेंट फॉर्म। इवन दो हम सेज को टेल्स लिखेंगे लेकिन टेंस तो चेंज नहीं किया। सेज लिखा, दिस इज द सिंगुलर वर्ब। टेल्स, दिस इज ऑल्सो द सिंगुलर वर्ब। अगेन दैट हम यूज करेंगे। उसके बाद आई आ रहा है, इट इज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू ही, यहां पर ही कर देंगे। अब यहां पर आई के साथ एम है तो ही के साथ हम इज लगाएंगे। योर आया, दिस इज द सेकंड पर्सन, इट इज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। यहां पर क्या लिख देंगे, माय, और फिर लिख देंगे फ्रेंड। बहुत से चेंजेस किए बट टेंस चेंज नहीं किया। हाउ वी कैन फाइंड आउट? यहां पर देखिए, ही इज माय फ्रेंड एंड आई एम योर फ्रेंड, बोथ आर इन सिंपल प्रेजेंट। Why? Because the reporting verb is given in the present form. If the reporting verb is in the present form or the future, then we cannot change the tense of the reported speech. Reported speech के tense को हम change नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रेजेंट में ही बोल रहा है, पास्ट में नहीं बोल रहा है। इसलिए वो सेंटेंस वक्ता के सामने, स्पीकर के सामने है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए और चेंजेस हमने किए, जैसे यहाँ प्रोनाउन आया आई, यहाँ पर आया पॉजिटिव एडजेक्टिव, फर्स्ट पर्सन था, तो ही सेज टू मी, उसने मुझसे, वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तो यहाँ जो मैं शब्द है वो मैं वर्ड ही ने अपने लिए यूज किया, हमने यहाँ पर ही लिख दिया। और तुम्हारा दोस्त हूं,
जब उसने मुझसे कहा तो ये जो तुम्हारा वर्ड है ये मेरे लिए यूज हुआ, तो तुम्हारे ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। जब मेरा शब्द का पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला जाएगा तो माई बोला जाएगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, दिस इज पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव है बेटा, तो पॉजिटिव एडजेक्टिव मी एक ऑब्जेक्टिव केस में है, इवन दो हमें इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखना है। तो अगर आपको याद हो तो पीछे हम लोगों ने एक टेबल में भी देखा हम लोगों ने जैसे कि यहां पर देखो योर वर्ड लिखा है, उसने योर वर्ड अगर आया है तो योर वर्ड ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। और अगर हम इसी मी का पॉजिटिव एडजेक्टिव देखें तो हमें ये दिखाई दे रहा है, तो इसी का केस लिखेंगे। इवन दो हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया, बट इसका केस इसी के अकॉर्डिंग आएगा। ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो ये वर्ड इस केस में आएगा, ठीक है। चलो, तो ये पहला एक्सेप्शन का सेंटेंस था बेटा। तो नेक्स्ट देखेंगे, विल है तो यहां पर भी वही चीज करेंगे। शी विल से है तो शी विल से ही लिखेंगे, शी विल से दैट आई किसके लिए यूज हुआ, शी ने अपने लिए यूज किया, तो यहां पर हम शी यूज कर देंगे, शी। अब यहां पर आई के साथ हैव था, बट शी के साथ हम हैज लगाते हैं। सेंट, अब देखो यहां पर हिम आया, नो चेंज बिकॉज इट बिलोंग्स टू द थर्ड पर्सन, यहां पर आप हिम कर देंगे, आ रहेंगे। अब सेंटेंस की मीनिंग को समझ लेते हैं। नरेशन एक्चुअली इट इज जस्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस ही है। एक तो सेंटेंस का टाइप ये हो गया, एक डायरेक्ट फॉर्म में लिखा गया सेंटेंस, एक इनडायरेक्ट फॉर्म में। डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन कैन नॉट बी यूज इन अवर कन्वर्सेशन, इन अवर राइटिंग सेक्शन। इसी वजह से हमें जरूरत होती है कि उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में लिख दें। तो यहां पर देखने वाली बात ये, आई हैव सेंट हिम अ रिंग, वह कहेगी मैंने उसे एक रिंग भेजी है। वह कहेगी कि उसने उसे एक रिंग भेजी है। वह कहेगी मैंने, अपने लिए मैं वर्ड यूज करेगी ना, तो उसने आई वर्ड अपने लिए यूज किया। लेकिन जब आप इसे तीसरा पर्सन कोई बोलेगा किसी लड़की की बात, तो वो ये नहीं बोलेगा कि वह कहेगी मैंने एक रिंग भेजी है, वो ये यूज करेगा वह कहेगी कि उसने एक रिंग उसे भेजी है, उसने, वहां पर आई नहीं यूज करेगा। इसी वजह से यहां पर शी हो गया, इसको इसके हिसाब से चेंज करना। राम सेड एंड द टीचर सेड द सन राइजेज, इस वाले को आप तो दोनों तरीके से बना लीजिए। बट यहां पर एक चीज आ गई, एक दूसरे तरह का एक्सेप्शन केस होता है। वो एक्सेप्शन केस ये हो सकता है कि हाउएवर द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म, yet we have to find out the reported speech is not any of the proverb or a quotation or historical facts or universal truth। हमें यह देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कोट, कोई प्रोवर्ब, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट या हिस्टोरिकल इवेंट्स तो नहीं है। इफ देयर इज एनी ऑफ देम in such a case as well, we cannot change the tense of reported speech sentence। ऐसा केस भी है तो भी हम इसके टेंस को यूज चेंज नहीं करेंगे। अब देखो द टीचर सेड, यहां पर तो पास्ट में दिया, वी शुड चेंज द टेंस, यहां पर टेंस चेंज करना चाहिए, बट नॉट। व्हाई वी कैन नॉट? द सन राइजेस इन द ईस्ट, दिस इज द फैक्ट, दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। सूरज पूरब से निकलता है, दिस इज वेरी वेल नोन फैक्ट टू ऑल द पीपल लिविंग इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबको ये पता सूरज पूरब से निकलता है। देन वी कैन नॉट चेंज द टेंस। अगर हम इसको राइजेस की जगह रोज कर दें, सूरज पूरब से निकला, तो इट विल बी अ मैटर ऑफ लाफिंग, इट विल बी अ जोक। कोई कहे पता है कल सूरज पूरब से निकला, सामने लगेगा अच्छा परसों तो पश्चिम से निकला था, तो ये गलत हो जाएगा सेंस। इसी वजह से हम इसके टेंस को चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है, ये फैक्ट है, तो ये सत्य है, इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसी में नहीं, फैक्ट हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाएंगे, ना कि पास्ट में ना कि फ्यूचर में। तो आप इसे क्या चेंज करेंगे, द टीचर। अब सेड है बेटा, यहां पर सेड की जगह आप क्या लिख सकते हैं, थॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि टीचर जनरली पढ़ाता है, इसलिए उसके लिए थॉट वर्ड का यूज कर लीजिए। थॉट दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये हो गए। तो दिस विल बी फिनिशिंग ऑफ assertive sentence।
लेट्स मूव ऑन टू द इंट्रोगेटिव। अब हम कुछ इंट्रोगेटिव, कुछ और सेंटेंसेस हैं, यू कैन ऑल्सो डू एज एक्सरसाइज। यहाँ पर देखें, शी सेड 2 and 2 is 4, दिस इज ऑल्सो द फैक्ट, ये सत्य है। ही सेड इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th August, दिस इज द हिस्टोरिकल फैक्ट, ये और पास्ट में नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक डेट दे दी गई है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक। एंड शी सेड करीम वॉज सिंगिंग वाइल मोहन वॉज, एक और है एक्सेप्शन केस, ये आपके एग्जाम में नहीं आता, बट जहां पर भी दो एक्शन एक साथ हो रहे हो वहां पर वाइल लगा हो, इसके टेंस को भी आप चेंज नहीं कर सकते। एंड शी सेड टू मी इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ये भी एक एक्सेप्शन केसेस है, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है, बट कंडीशनल सेंटेंस जनरली पूछे नहीं जाते आपके नरेटिव फॉर्म में, बट इट इज ऑल्सो द एक्सेप्शन केस ऑफ नॉट चेंजिंग द टेंस, टेंस को चेंज ना करने का। नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव के ऊपर तीन चीजें आपको याद रखनी है। तीन चीजें क्या है बेटा? सबसे नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, यू हैव टू कीप इन योर माइंड what conjunction we have to use. Conjunction if, whether or any question word. Here we cannot use that word. That assertive sentence में यूज करेंगे, बट कंजंक्शन यहाँ पर इंट्रोगेटिव में या तो वेदर का यूज करिए या तो इफ का, या जो क्वेश्चन वर्ड आ रहा है दैट विल वर्क एज अ क्वेश्चन, दैट विल वर्क एज अ कंजंक्शन। जो भी क्वेश्चन वर्ड आए, दैट इज हु, व्हाट, व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ लॉन्ग, हाउ फॉर, वेयर, ये सारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड है। And now set 2 is changed into asked, sometime inquired, even sometime you can also change in inquired of. कभी आप ask में चेंज करेंगे, कभी आप inquired में, तो कभी inquired of में चेंज करेंगे, that's it. तो जनरली बच्चे इसको ऑप्ट करते हैं, you can also opt this word, inquired of में चेंज करना, it depends on you. नोट नंबर 3, कंजंक्शन लगाने के बाद, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, दैट कंजंक्शन लगाने के बाद असर्टिव सेंटेंस फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है और इंट्रोगेटिव मार्क जो है हटा दिया जाता है। मींस when we are converting interrogative direct form of narration into indirect form of narration, we should always keep in our mind and we be very careful that we cannot write the interrogative format in indirect form of narration. जो indirect form है narration में, जो indirect form है क्वेश्चन का, indirect form जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख रहे हैं, उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट लिख रहे हो, तो उस समय जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कर रहे हो तो वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में ना हो, बल्कि वो असर्टिव फॉर्म में हो जाए। हाउ? चलिए देखते हैं एग्जांपल से। आपके सामने सेंटेंस लिखे हैं ये। अब इन सेंटेंसेस में द फर्स्ट पार्ट इज इन असर्टिव फॉर्म, यू कैन सी हियर असर्टिव फॉर्म, बट द सेकेंड पार्ट it shows it is interrogative, here it is interrogative, और यहां से इसका स्ट्रक्चर भी इंट्रोगेटिव है। स्ट्रक्चर मतलब उसका फॉर्मेट, स्ट्रक्चर नहीं, इसका फॉर्मेट भी है ना। लेकिन जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे यहां से, जब आप यहां पर कंजंक्शन लगा देंगे, तब आप इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस फॉर्म का मतलब यू कैन नॉट पुट द हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, आप हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। इफ यू पुट इट विल बी रॉन्ग। अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लिख दी कंजंक्शन के तुरंत बाद, सेंटेंस हो जाएगा गलत। जब आप दोनों को ऐड कर देंगे तब ये एक बड़ा सेंटेंस बन जाएगा, और ये वो बड़ा सेंटेंस होगा जिसका पहला पार्ट प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा, बाद वाला पार्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज। नरेशन असर्टिव में भी ऐसे ही था, वहां बताने की जरूरत नहीं थी, बट नाउ आई एम टेलिंग यू, जब हम नरेशंस कर रहे होते हैं तो नरेशन में एक्चुअल में प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज कर रहे होते हैं ज्यादातर। कभी कभी हम सिंपल सेंटेंस भी करेंगे, अभी इंपरेटिव सेंटेंस में समझेंगे इस बात को कैसे करेंगे, ठीक। तो अब अगर हम यहां पर देखें, इन दोनों सेंटेंस में ये अपने आप में अलग अलग दो प्रिंसिपल सेंटेंसेस हैं, प्रिंसिपल क्लॉजेज हैं, ये अपने आप में पूर्ण सेंटेंस है, बट दोनों को यहां से ऐड किया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाया जाएगा, तो तब ये सेंटेंस हमेशा आपका असर्टिव फॉर्म मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाएगा, ना कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट फिर वर्ब, ठीक है। ये सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाएंगे बिकॉज दिस सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है बेटा, तो इसलिए सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते। जो सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे दैट विल बी कॉल्ड डबल इंट्रोगेटिव, और इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, उन्हें इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। इन सेंटेंसेस को सिंपल इंट्रोगेटिव या फिर डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहा जाता है। सिंगल इसलिए क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यू कैन सी, है ना। चलिए अब इनको चेंज करके देखते हैं। वेरी इजी, बट बी वेरी फोकस्ड व्हाइल आई एम चेंजिंग, ठीक। नाउ चेंज, he said to me, he, it is interrogative, so now we will put asked, he asked me,
नाउ द कंजंक्शन विल बी इफ और वेदर में से एनी वन ऑफ देम यू कैन चूज, बट जनरली इसका भी एक छोटा सा नियम है, वो ये कि अगर दिए गए सेंटेंस में, यहाँ पर दिया गया जो सेंटेंस है इसमें कहीं पर भी ये वर्ड अगर आ गया ओ आर, और ये कॉम्पिटेटिव लेवल पर पूछा जाता है, अगर ये वर्ड आ गया ओ आर तो हमें वेदर वर्ड का यूज करना चाहिए। बहुत नेसेसरी नहीं है, बट फिर भी हमें ये बात ध्यान रखना है। और अगर नहीं आया तो सिंपली आप इफ वर्ड का यूज कर लीजिए। यहां पर जो इफ वर्ड की बात है, अगर हिंदी में कहें, इफ यू वांट टू नो द हिंदी ऑफ दिस वर्ड, यहां पर इफ वर्ड की, तो इसकी हिंदी हो गई बेटा कि क्या। इसकी हिंदी होती है यहां पर जब इफ लग जाएगा, आप कहे कि क्या। ही आस्क मी, उसने मुझसे पूछा कि क्या। यहां पर लिखा है यू, हेल्पिंग वर्ब भूल जाइए, यू है किसके अकॉर्डिंग, मी, आई। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आएगी, असर्टिव में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है। कैन का हो जाएगा बेटा कुड, हो गया, बाकी वैसे ही लिख दीजिए। गिव, मी क्या है बेटा, ही को चेंज कर देंगे तो ही का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है। योर वर्ड क्या है बेटा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगेन इसे मी के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, तो यहाँ पर माई लिख दिया जाएगा और ये इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने बच्चों से पूछा ही होगा, तो आप लिखेंगे द टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स, फिर से हम इफ लगाएंगे और अब फिर से देखेंगे यू कौन है, स्टूडेंट। स्टूडेंट किस फॉर्म में बेटा, प्लूरल, तो प्लूरल फॉर्म में हम क्या कर देंगे, स्टूडेंट नाउन होते हैं, नाउन को हम हमेशा कन्वर्ट करेंगे थर्ड पर्सन में। अगर स्टूडेंट लिखा होता तो हम ही या शी दोनों में से किसी एक को ऑप्ट करते। अगर वहां पे स्टूडेंट्स लिखा है प्लूरल, सो ऑल द प्लूरल नाउन विल बी कन्वर्टेड इनटू द थर्ड फॉर्म, थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के थर्ड पर्सन में चेंज होगा इवन द प्लूरल फॉर्म। तो ही शी का जो प्लूरल फॉर्म है वो दे है, इट का भी प्लूरल फॉर्म दे ही होगा, तो यहाँ पर हम दे यूज करेंगे। अब प्रेजेंट इंडिफरेंट यहाँ से पता चल रहा है, तो दे के बाद ये जो वर्ब आएगी पास्ट इंडिफरेंट में चली जाएगी, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफरेंट को पास्ट इंडिफरेंट में कन्वर्ट करना है। इफ दे रिमेंबर्ड द लेसन, ठीक। The traveler said to me, could you tell me the way to the nearest hotel? तो आप इसको आप अपने आप चेंज कर सकते हैं, इसको आप आस्क में चेंज कर दीजिए और मी लगाइए, और इफ का यूज करते हुए यू कौन है, मी, इसको आप आई में, कुड को चेंज ही नहीं किया जा सकता, कुड ऐसे ही, टेल, और फिर मी को चेंज करेंगे तो मी को ट्रेवलर, ट्रेवलर ही हो सकता है या हिम, तो आप ट्रेवलर में या तो हर लगाइए तो हिम लगाइए, क्योंकि ट्रेवलर तो लड़का भी है, कॉमन नाउन है, एक लड़की भी हो सकती है, बाकी जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। उसके बाद है मस्ट, तो यहाँ पर आप इसे मस्ट को किस में चेंज कर देंगे, हैड टू में या हैड में, तो ही सेड इसको आप आस्क में चेंज करेंगे, आस्क्ड मी, फिर लगाइए इफ, और इफ के बाद आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, ही कर दिया, और उसके बाद इफ ही हैड टू, मस्ट आई नीड यहाँ पर लिखा है, मस्ट आई लीव फॉर इंग्लैंड टुमारो, सो ही हैड लेफ्ट फॉर इंग्लैंड टुमारो, वर्ड एक बार आया है तो द फॉलोइंग लिख दीजिए। ठीक, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव। ये फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव वेयर द इंट्रोगेटिव स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। नेक्स्ट, अब अगर हम डबल इंट्रोगेटिव, मतलब जिसे हम कहते हैं एनी क्वेश्चन वर्ड, सो होप सो दैट whatever I have taught by now you got to know by your heart and everything you are understanding। और इसी बात पे फर्स्ट टाइम अगर आप आए हैं चैनल पे, अगर आप चाहते हैं रेगुलर लगातार आपको 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन तक ऐसी वीडियो मिलती रहे, तो फर्स्ट टाइम आने के बाद दोबारा ज़रूर आने के लिए या आपको लगातार नोटिफिकेशंस के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। लाइक और शेयर आपके बहुत ज़रूरी होते हैं। दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर अ टीचर, सो दैट वी कीप प्लानिंग फॉर योर betterment, we keep planning the best sessions for you guys, so you must be with us।
और चैनल पे लगातार बने रहिए। लाइक्स कमेंट्स ज़रूर आपके होने चाहिए और शेयरिंग जितनी हो सके आप कर सकते हैं, ताकि हमारे यूपी बोर्ड के बच्चे कुछ ना कुछ उनको ज़रूर मिलता रहे। अब कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स स्टार्टिंग में आ जाते हैं, जो कि डबल इंट्रोगेटिव फॉर्म करते हैं। इस कंडीशन में बेटा याद रखने वाली बात यह है, यहां पर अब आपको इफ और वेदर का यूज नहीं करना, बिकॉज दीज आर द क्वेश्चन वर्ड, बट दीज आर द क्वेश्चन वर्ड व्हेन दे आर सेपरेटली यूज्ड। ये अभी क्वेश्चन वर्ड है यहाँ पर, ये अभी यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है, बट व्हेन दिस सेंटेंस इज कनेक्टेड टू द अनदर वन, देन इट विल नॉट बी a क्वेश्चन वर्ड, इट विल बी अ रिलेटिव वर्ड। ये एक रिलेटिव वर्ड कहलाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं, कहीं पर रिलेटिव एडजेक्टिव होते हैं, खास तौर से रिलेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा या रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब वो वर्ड जो दो सेंटेंस के बीच में रिलेशन को बताएं, तो ये रिलेटिव इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि अब ये कंजंक्शन का काम करेंगे। कैसे करेंगे? ही सेड टू मी, यहाँ पर तो आपका सेम फॉर्मेट रहेगा, ये आस्क्ड मी, यहाँ पर भी आस्क्ड यूज करेंगे, ये आस्क्ड मी। अब आप व्हाट वर्ड का यूज कर लीजिए एज अ कंजंक्शन। इफ और वेदर की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू पुट इफ और वेदर। फिर से कह रहे हैं, डबल इंट्रोगेटिव मतलब द सेंटेंस स्टार्टिंग विद अ क्वेश्चन वर्ड डोंट नीड इफ और बट एज अ कंजंक्शन विद देम। उनके साथ इफ और बट नहीं लगाया जाता, बल्कि वो क्वेश्चन वर्ड ही कंजंक्शन बन जाएगा। और अब आप ये कंजंक्शन बन गया है, तो आप यहीं से मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा डू यू वांट, तो अब आप इसे क्या करेंगे, वही चीज सब्जेक्ट लिखेंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ब। यू है बेटा, यू मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। व्हाट डू यू वांट, ये है प्रेजेंट इंडिफरेंट में, तो आई के साथ वर्ब आएगी वांट। क्योंकि पास्ट इंडिफरेंट में ही दिखेंगे, तो इसे आप वांटेड लिख देंगे, हो गया खत्म। व्हाट आई वांटेड। शी आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव, अगेन वी विल डू शी आस्क्ड। यहां पर ऑलरेडी आस्क दिया हुआ है, नो नीड टू कंफ्यूज। यहां पर आप लिखेंगे वेयर, उसके बाद फिर से आया यू, आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर देखिए वर्ब आएगी तो लिव्ड, क्योंकि यहां से पता चल रहा है ये प्रेजेंट इंडिफरेंट है, हो गया सेंटेंस। बाकी थर्ड एंड फोर्थ यू कैन डू योरसेल्फ, आप खुद कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन डू। नाउ मूव ऑन टू द इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस पे करें। इंपरेटिव सेंटेंस इसमें देखते हैं क्या है। इसमें ध्यान रखने वाली बात है, दो तरह के स्ट्रक्चर्स खासतौर से आपको देखने को मिलेंगे। पहला, वो सेंटेंस जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जनरली जो मेन वर्ब से स्टार्ट हैं, वेयर वी कैन सी और वी कैन अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, लाइक वर्ड। मेन वर्ब है तो इसको आप टू से कनेक्ट करिए। ये टू क्या है बेटा, यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा। कंजंक्शन का काम तो करेगा, बट कंजंक्शन होता नहीं है, ये टू एक कंजंक्शन का काम करेगा, ठीक। उसके बाद सेट टू को इन कुछ फ्रीक्वेंट वर्ड्स में कन्वर्ट कर देंगे। फ्रीक्वेंट वर्ड इसलिए है क्योंकि जनरली जो इंपरेटिव सेंटेंस आएंगे उनसे आपको यही सेंस निकल कर आएंगे। Sometimes we have to use told, ask, sometime order, sometime we can see request, advise, urged, forbade and prohibited, commanded and begged. इन सारी चीजों में आप चेंज कर सकते हैं। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो आगे आपका जो थर्ड वर्ड है, यदि कोई वाक्य डोंट से प्रारंभ हो तो उन्हें चेंज करने के दो तरीके हैं। वो दो तरीके हम आपको बताएंगे। फर्स्ट इन दोनों बातों पे आप ध्यान दे लें, और उसके बाद दो तरीके आपके एग्जांपल के थ्रू हम दोनों तरीके। मींस इफ सेंटेंस स्टार्टिंग विद द डोंट वर्ड, दैट इज द नेगेटिव ऑफ इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस का जो नेगेटिव होता है वो जनरली डोंट लगा करके, जैसे गो फ्रॉम हियर, डोंट गो फ्रॉम हियर, डू योर वर्क, डोंट डू योर वर्क, गिव मी अ बुक, डोंट गिव मी अ बुक। ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव लिखने के इंपरेटिव सेंटेंस के तरीके हैं। So let's move on to some examples. Type 1 जो कि है starting with the main verb। यहाँ पर देखिए मेन वर्ब है बेटा यहाँ। तो इन सारे सेंटेंसेस में अब आपका हो सकता है कंफ्यूजन कई बार आए, सर रिक्वेस्ट लगाएं, रिकॉर्डेड ऑर्डर लगाएं, एडवाइस लगाएं, अर्ज लगाएं, आस्क्ड कह दें या टोल्ड कह दें। तो ये एकदम एग्जैक्टली कहीं पर भी आप समझ पाना मुश्किल होगा। इन ओनली वन केस, दैट इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट में तो आप ये समझ पाएंगे अगर किसी ने प्लीज वर्ड यूज किया है काइंडली, सो देयर इज नो कंफ्यूजन टू यूज द वर्ड रिक्वेस्टेड देयर, वहां पर आप यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट। लेकिन और बहुत से केसेस में आप कंफ्यूज होंगे, so don't be so much confused and worry about using the particular word। आप वहां पर कुछ भी लगा सकते हैं, बट नियर सेंस होना चाहिए उसका, मतलब कंफ्यूजन हो तभी ऐसा कर सकते हैं। अगर वो एग्जैक्ट सेंस दे रहा है, एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है,
और तब आपने दूसरा वर्ड यूज कर दिया तो वो गलत है। लेट्स हैव सम एग्जांपल। ही सेड टू हिज सर्वेंट, ही सेड टू हिज सर्वेंट प्रिपेयर अ कप ऑफ टी फॉर मी। अब इस सेंटेंस को पढ़ के सिंपली आप पता लगा सकते हैं कि एक व्यक्ति है, उसने सर्वेंट से अगर कहा है, अगर सर्वेंट से कोई व्यक्ति कहेगा कुछ, मतलब नौकर से, तो वहां पर रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा। जनरली एक मालिक आदमी रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा नौकर से, वो ऑर्डर ही देगा। यू कैन यूज ऑर्डर सिंपली। कभी कभी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ही ऑर्डर्ड, यहां पर आप ऑर्डर्ड लिखेंगे, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट। अब उसके बाद ये जो मेन वर्ब है इसको कनेक्ट कर दीजिए केवल टू लगा करके। बाकी और चेंजेस जो होंगे, प्रोनाउन या अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में चेंजेस, वो आप करते रहिए, बट यहाँ पर कंजंक्शन अब कुछ नहीं आएगा, वो केवल टू आएगा। टू प्रिपेयर अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी फॉर लगा करके मी। अब मी किसके लिए है बेटा? ही, उसने अपने लिए यूज किया, तो अब आप यहाँ पर हिम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है। आई सेड टू हिम गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। मैंने उससे कहा कमरे से तुरंत चले जाओ। तो ये रिक्वेस्ट नहीं हो सकती। इट सीम ऑल्सो इट ऑल्सो सीम्स टू बी एन ऑर्डर, ये भी एक ऑर्डर लग रहा है। आई ऑर्डर्ड हिम व्हाट? टू गो आउट ऑफ द रूम एट वंस। सिंपल। होप सो दैट यू अंडरस्टैंडिंग। आसान है इसको समझ पाना। कोई भी सेंटेंस अब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट शो मी द होमवर्क दैट यू हैव डन। अब यहां पर आप कह सकते हैं टीचर है, बच्चों को ऑर्डर देता है, लेकिन ऑलवेज इट्स नॉट नेसेसरी। अ टीचर कैन नॉट ऑर्डर ऑलवेज टू हिज स्टूडेंट। टीचर समटाइम ऑल्सो टॉक लविंगली, पोलाइटली, समटाइम फ्रेंडली। तो यहाँ पर अब आपको लग रहा है कि यार ऑर्डर है कि एडवाइज्ड है, सजेशन नहीं। तो अब आप ऐसी कंडीशन में वेयर यू आर गेट कंफ्यूज सो मच, देन वेयर यू कैन यूज आस्क्ड वर्ड। यहां पर आप आस्क्ड वर्ड का प्रयोग करेंगे। कहा, यहां पूछने वाली बात नहीं है। कोई चीज कहना, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को कुछ कुछ कहना, कुछ करने के लिए, देयर यू कैन यूज आस्क्ड। वहां पर आप आस्क्ड वर्ड का यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। चलिए देखेंगे क्या है, कैसे कर सकते हैं बेटा। वो ये, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, तो आप लिखेंगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे, टू लगा दीजिए, टू शो मी। कौन है बेटा? दैट इज द टीचर। तो टीचर मी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर या तो हिम लिख देंगे या तो हर लिख देंगे, बिकॉज टीचर इज अ कॉमन नाउन। आप दोनों में से किसी एक वर्ड को यूज करेंगे, गलत नहीं होगा। द होमवर्क, ठीक। दैट, अब यहां पर आई यू आया। यू कौन है बेटा? स्टूडेंट्स, ठीक, यू तो स्टूडेंट्स है बेटा, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे प्लूरल में? दे। दिस इज द प्रेजेंट परफेक्ट, हो जाएगा हैड, डन। देखो आगे टेंस का भी चेंज हो गया, बट ये इंट्रोगेटिव नहीं था, ये था इंपरेटिव। गार्ड दिस विलेज, द कैप्टन सेड टू द सोल्जर। जहां कैप्टन, पुलिस, सोल्जर्स, आर्मी, इन सब की बात आ जाए तो वहां पर ऑर्डर ना करके कमांडेड कहेंगे। द कैप्टन सेट टू को आप किस में कर देंगे बेटा? कमांडेड सोल्जर्स, टू लगाइए, गार्ड दिस को आप कर दीजिए दैट में, दैट विलेज। ठीक हो गया। नाउ द फोर्थ वन, द ब्लाइंड मैन सेड टू द बॉय। कैसे पता चलेगा? यहां पर देखो प्लीज लिखा है, यू कैन इंसर्ट द वर्ड रिक्वेस्ट। द ब्लाइंड मैन requested the boy to help me। कौन है? ब्लाइंड मैन, तो हिम क्रॉस द रोड।
जो प्लीज वर्ड और काइंडली वर्ड आएगा, इट इज नॉट रिटन इन द डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, इसको हटा दिया जाएगा बिकॉज द सेंस ऑफ प्लीज और काइंडली गेट्स इनटू द वर्ड रिक्वेस्ट, उसमें चला जाता है। अब कुछ अलग तरीके के, जैसे निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर है, यहाँ पर ये वाले तो आप कर सकते हैं आप 6th and 7th। डोंट शाउट इन द क्लासरूम, जब भी डोंट वाला है तो इसका फर्स्ट तरीका होता है, फर्स्ट वे वी कैन राइट सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ही टोल्ड मी, अब यहाँ पर टोल्ड लगा है, नो मी नॉट टू वरी अबाउट, वो टोल्ड लगा है, रिक्वेस्टेड ऑलरेडी लगा है, सो यू डोंट चेंज, बट सेड लिखा है देन यू नीड टू चेंज। ही टोल्ड मी, अगर आप यहाँ पर टोल्ड को टोल्ड ही रखें, ही टोल्ड मी, तो यहाँ पर डायरेक्टली टू मत लगाइए बल्कि नॉट लगा दीजिए, नॉट। अब वैसे ही लगा दीजिए जैसे आप पीछे वाला सेंटेंस यूज करते थे, टू शाउट इन द क्लास, इन द क्लास, ये तो एक तरीका हो गया, रोंग, दिस इज द फर्स्ट वे। द सेकेंड वे, डोंट यहां पर देखेंगे, शी सेड, अब यहां पर शी सेड है, अब आप इसे टोल्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड में ना करते हुए आप इसे कह दीजिए फॉरबिड। फॉरबिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉर बिड, फॉरबिड, फॉरबिड, फॉरबिडन कहा जाता है। तो फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, मना करना, मना करना, मना करना, तो मना करने में ना का सेंस आ गया, तो यहाँ शी फॉरबिड, एंड देन अब आपको टू लगाने की जरूरत नहीं बल्कि डायरेक्ट, सॉरी नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप टू लगा सकते हैं। शी फॉरबिड टू ड्राइव सो फास्ट। दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, यहां पर आपने फॉरबिड लिखा है इसलिए यहां टू नहीं लगाएंगे, जहां पर आपने फॉरबिड ना लिखकर कोई दूसरी वर्ड यूज किया वहां पर नॉट टू करेंगे, डोंट का जो नॉट है वो नॉट टू करके आगे लिखा जाएगा। होप सो दैट यू अंडरस्टूड। लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ से पहले कुछ सेंटेंस और भी हैं, आई थिंक लेट्स से प्रपोजल, ठीक है। आइए स्पेशल सेंटेंस बी टाइप में, इंपेरेटिव सेंटेंस, स्पेशल सेंटेंस बिगिनिंग विद बी। लेट एज अ प्रपोजल, लेट वाले सेंटेंस आ जाते हैं कभी कभी, और लेट से प्रपोजल का सेंस आता है, ऑफर का भी सेंस आता है कहीं कहीं पर। यहाँ पर देखेंगे लेट के बाद अस लगा है, यहाँ पर देखेंगे लेट के बाद अस लगा है, बट दोनों ही सेंटेंसेस में थोड़े से चेंजेस अलग अलग होंगे। जहां पर भी लेट के बाद अस लगा है, लेट के बाद अगर अस के अलावा मतलब अगर कोई दूसरा वर्ड आ रहा है, देन यू कैन चेंज एज पर द ओल्ड रूल ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। वहां पर हम जैसे रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर में चेंज कर रहे थे, देयर वी कैन फॉलो, बट इन सच केस वेयर वी फाइंड अस आफ्टर लेट, लेट के बाद जैसे ही आफ्टर आएगा तो वहां पर वो प्रपोजल का ही सेंस देगा। जनरली यू कैन यूज, इस वर्ड को आप यूज करेंगे, प्रपोज्ड, प्रपोज्ड, इसका मतलब प्रस्ताव रखना होता है, प्रपोज्ड। आपने इस वर्ड को सुना अच्छे तरीके से होगा, सुना होगा, उसने उसको प्रपोज कर दिया, ये वो भी है, उसका सेंस भी है, लेकिन प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखने से है। व्हेन यू से समबडी टू समबडी आई लव यू, तो इट मीन्स आपने एक ऑफर दिया, एक प्रपोजल रखा है। प्रपोज का मतलब सिर्फ आई लव यू कहने को नहीं कहते, तो उसको तरफ मत जाइएगा। खुशी सेड टू मी लेट अस डांस टुगेदर, यहाँ पर एक लड़की है और फिर मैं हूँ खुशी, दिस इज द थर्ड पर्सन एंड दिस इज द फर्स्ट पर्सन, है ना। जब at any place, whether it is subject or object, at any place the first person comes in the reporting verb, and then you find us in reported speech, there the word we is to be used, and the sentence should be written in such form: Khushi proposed मी, खुशी ने प्रपोज किया, मतलब ये नहीं हुआ कि खुशी ने मुझे आई लव यू बोला, उसने मुझके मेरे सामने एक प्रस्ताव, एक ऑफर रखा, आओ डांस करें। तो अब यहां पर हम लिखेंगे खुशी प्रपोज्ड मी, यू विल यूज दैट, देन यू विल यूज वी। समटाइम द स्टूडेंट इंसर्ट दैट, कभी कभी यहाँ पर दे वर्ड का यूज कर देते हैं वो लोग, बट दोनों ही वर्ड का यूज कर सकते हैं एज पर द कंडीशन ऑफ यूजिंग विच वन, हियर द कंडीशन ऑफ यूजिंग वी, वी की कंडीशन है, क्यों, बिकॉज हेयर द फर्स्ट पर्सन कम्स, यही फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई आता, तो आई के बाद यहाँ पर खुशी आ जाता, देयर ऑल्सो वी कैन यूज एंड दे मस्ट यूज वी, दे वहां पर वी वर्ड का ही यूज करेंगे, वी मीन्स हम होता है। तो खुशी ने मुझसे कहा कि हमें डांस करना चाहिए। जब एक
दूसरे से कहेगा तो वो सिंगल जो है ना वो डबल हो जाएगा, और डबल का मतलब प्लूरल, और उस प्लूरल में मैं भी शामिल है तो मैं का प्लूरल वी होता है। खुशी और मैं मिलकर हम बनेंगे, खुशी और निशी मिलकर के वे बनेंगे, तो वे की इंग्लिश दे और खुशी और मैं की इंग्लिश वी। ठीक, तो यहां पर आप वी लिखेंगे, दिस वन इज राइट, वी। और चूंकि ये प्रपोजल है तो प्रपोजल, ऑफर, सजेशन, ये सारी चीजें शुड वर्ड से रेफर की जाती हैं। वी विल यूज शुड, वी शुड डांस टुगेदर, दैट्स इट। Second, Chiku said to his friend, Chiku, this is the third person. His friends, this is also the third person. No first person comes here. कोई भी नहीं आया. Now you can write this sentence here in this way. Chiku proposed. अब चीकू ने अपने दोस्तों को proposed किया. Proposed his friends that. दैट लगाइए क्योंकि ये एक प्रपोजल वाला सेंटेंस है। यू है हेयर यू कैन नॉट यूज द कॉमन रूल्स ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसका एक अलग तरीका है प्रपोजल को शो करने के लिए। चीको प्रपोज्ड हिज फ्रेंड्स दैट, अब आप यहां पर दे का यूज करेंगे। दे शुड वॉच द फिल्म, दे शुड वॉच द फिल्म। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से दो अलग अलग चीजें हो गई। लेट्स मूव ऑन टू द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जनरली स्टार्टिंग विद सच वर्ड्स और फ्रेजेस। यहां पर कुछ दिए हुए चीजें हैं, ये खास सेंस आएंगे आपके सामने, वर्ड्स लिखा होगा। वेल, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बहुत ही कम एग्जाम में दिया जाता है, येट वी हैव टू अंडरस्टैंड, येट वी हैव टू डू सम सेंटेंसेस ओवर इट। आहा हा, हुर्रे, एटसेट्रा। इस तरह के लिए आप जो सेट टू है उसको आप एक्सक्लेम विद जॉय में कन्वर्ट कर दीजिए। अलास, ओ, ओ, व्हाट, एटसेट्रा। इस तरह के वर्ड्स जैसे अलास, ओ, एटसेट्रा। इसके लिए आप एक्सक्लेम विद सॉरी वर्ड का यूज करिए। ये जो वर्ड्स हैं ये आपके सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, सडन फीलिंग ऑफ ब्रेन को दिखाते हैं। अचानक से दिमाग में कोई चीज आती है, तुम्हारे मुंह से वही चीज निकल जाती है। तो जब हमारे मुंह से कोई चीज अचानक से निकल रही है, एक्चुअली इट इमर्जेस इनटू योर हार्ट एंड गिव्स द सिग्नल टू द ब्रेन, एंड ब्रेन गिव्स द सिग्नल टू योर माउथ, यू स्पीक। तो अचानक से बाप रे, ऐसे वर्ड निकलते हैं, वो देख। तो ऐसे इंग्लिश में भी जब वर्ड्स निकलेंगे तो वो ये वर्ड्स हैं जो कि इंग्लिश में आप देख सकते हैं। अगर ये सारे वर्ड्स आपको दिख रहे हैं तो आप सेड टू को ऐसे ही लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड वर्ड लिखेंगे। एक्सक्लेम्ड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक्सक्लेमेशन का मतलब है आश्चर्यचकित होकर के कोई चीज बोलना। तो जब आप कोई चीज आश्चर्यचकित होकर बोलेंगे तो वो तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन हो जाएगा। उसे इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए आपको वो भाव लिखना पड़ेगा जिस तरीके से कभी आपका मुंह ऐसे ऐसे होगा, कभी आपका मुंह ऐसे होगा। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस को चेंज करने के लिए हमें वो वर्ड्स जरूरी हैं। तो अगर खुश हैं तो हम ये, यस, ओहो कर रहे होंगे। अगर हम दुखी हैं, शिट यार, ऐसे बोलेंगे। तो ये जो वर्ड्स हैं ये डायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिखे जाएंगे इस तरीके से, और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन में लिखे जाएंगे इस तरीके से। उसके सामने जॉय, सॉरो, सरप्राइज, अपलॉज, कंटेम्प्ट, ये वर्ड्स आने चाहिए। कंजंक्शन, इसमें भी हम दैट का यूज करेंगे। सो लेट्स डू सम सेंटेंसेस ओवर इट। जैसे शिवम सेड, शिवम ने कहा हुर्रे। अब हुर्रे जो कहा, सो व्हाट डज इट शो? इट शो द जॉय। ये शो क्या कर रहा है? हुर्रे कहाँ है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय। तो अब आप क्या कर देंगे? शिवम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। क्यों एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिखा? क्योंकि एक्सक्लेम्ड विद जॉय पूरा फ्रेज इस वर्ड को दर्शा रहा है। अब उसके साथ साथ आप कंजंक्शन दैट लगा करके जैसे आप असर्टिव सेंटेंस कनेक्ट करते हैं, इन द सेम वे यू कैन आल्सो डू हियर। वी हैव won the match. तो we have means we is to be changed according to शिवम। तो शिवम इज द थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन शिवम है तो अपनी टीम को ही कह रहा होगा। सो देयर माइट बी 2, 5, 10 व्हाटएवर, जितने भी लोग हों तो वो सब प्लूरल में जाएंगे। तो we is to be changed into they। now it is had, have लिखा है, पास्ट में जाएगा तो had won the match। Understood? She said, alas, I've lost my gold ring. What did she say? She said, alas. She exclaimed with what? With sorrow.
उसने दुख के साथ कहा, व्हाट डिड शी से, आई हैव लॉस्ट माई गोल्ड रिंग, सो आई रिफर्स टू व्हाट, आई रिफर्स टू शी, तो आप लिखेंगे शी, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट, इट वुड बी इन पास्ट परफेक्ट, शी हैड लॉस्ट, माई लिखा है आई के साथ, शी के साथ हर हो जाएगा, गोल्ड रिंग। होप सो दैट वेरी इजली you would have understood the whole narration. She said to me, Pooh, you have again failed in the exam. यहाँ पर कंटेम्प्ट की फीलिंग है, कंटेम्प्ट का मतलब किसी का मजाक उड़ाना, किसी से नफरत या खिन्न, किसी का किसी का मजाक उड़ाना, किसी की तफरी लेना, किसी से नफरत से बात करना, घिन आना किसी चीज से। तो she exclaimed with कंटेम्प्ट। मैं फेल हो गई दोबारा, तो उसने मुझसे कहा थी फेल हो गई दोबारा से। ही एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट दैट, अब यहां पर आया यू किसके लिए, मी के लिए, आप आई लिखेंगे, आई हैड कर देंगे, आई हैड अगेन फेल्ड इन द एग्जाम। ठीक हो गया कन्वर्ट। नाउ द लास्ट टू, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यू विल डू योरसेल्फ। आपसे ये खुद उम्मीद है कि आप खुद करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होंगे जो कि ऑप्टेटिव के फॉर्म में आ जाते हैं। चलिए इसके ऊपर सेंटेंस के ऊपर करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में खासतौर से जो सेट टू है उसके लिए दो वर्ड आते हैं, विश या कर्स। ठीक है, जिसको आप इस रूप में लिख सकते हैं सेट टू को जनरली, ब्लेस्ड, विश्ड, प्रेड, कर्स्ड, ये चार वर्ड हैं। यही सेंस है इसके, कर्स का सेंस या विश का सेंस। अब विश नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, प्रे नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी, किसी को बद्दुआ देना, हालांकि कहा तो उसे जाएगा कर्स, लेकिन है तो वो प्रे ना, हे भगवान इसका एक्सीडेंट हो जाए, विश करी या उसने प्रे करी। तो इसमें इस तरह के सेंस आएंगे और यही वर्ड यूज होते हैं। कंजंक्शन, इसमें भी हम दैट का यूज करेंगे। लेट्स सी कैसे करेंगे बेटा। तो चलिए, शी सेड टू मी, मे यू लिव लॉन्ग, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज इट, इट इज अ विश, इट इज अ गुड विश, ये एक तरह से गुड विश है। तो आप इसे ब्लेस्ड कह सकते हैं, आशीर्वाद देना, है ना, बड़े लंबी सी उम्र हो जाए, बड़े से हो जाओ, इस तरह से बड़े बूढ़े। तो शी ब्लेस्ड मी लिख सकते हैं आप इसे, ब्लेस्ड मी, और यहाँ पर भी आप दैट वर्ड का यूज करेंगे। दैट यहाँ पर यू है, इट इज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी, नाउ आई हो जाएगा ये, और मे को आप पास्ट में ले गए तो माइट हो गया, आई माइट लिव लॉन्ग। आपने अगर असर्टिव इंट्रोगेटिव अच्छी तरीके से समझ लिया तो अब आप एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो आप ज़रूर उसे दोबारा से ज़रूर देखेंगे। होप सो कि अभी तक हमने जितना ही पढ़ाया, यू वुड हैव बीन गेटिंग everything very easily, and now you would have made some notes. So you must do some sentences which I have left in this session as a homework. आप उसे करिएगा घर पर। They said, may God make us happy. उन्होंने कहा, तो एक्चुअल में उन्होंने विश किया, भगवान हमें खुश रखे। सो दे विश्ड, या फिर आप इसे प्रेड भी कह सकते हैं, उन्होंने प्रार्थना करी, दैट गॉड, मे को आप कर देंगे माइट, मेक अस का मतलब दे, तो यहां पर देम कर देंगे, अस नहीं लिखेंगे बल्कि देम हैप्पी। ठीक, ही सेड टू हर, मे यू डाई सून। अब यहां पर देखो, उसने उससे कहा मर जा, जाके मर जा, तो ही कर्स्ड, एक्चुअल में उसने कर्स किया, कर्स्ड हर, दैट यू को चेंज शी के अकॉर्डिंग, शी माइट die soon. So here in this way we finished and we completed the whole topic with the very most important sentences generally asked in the exam. यहाँ से भी आपके डायरेक्टली एक सेंटेंस, दो सेंटेंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, एक दो सेंटेंस पूछा जाता है। वेल, वी डोंट स्टडी दिस टॉपिक फॉर ओनली 2 मार्क्स, हमें ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। नरेशन हमें बहुत हद तक हेल्प करता है हमारी राइटिंग में, तो इसीलिए इस चीज़ को ये समझ कर नहीं पढ़ना है। ये वीडियो आपके लिए रामबाण का इलाज, रामबाण की तरह काम करेगी। सो दिस इज द वन शॉट वीडियो
dedicated to narration topic, yeah, direct and direct speech. Hope so that you got everything whatever I have told you and taught you in this session. So these are the 3 sentences I have left for you as a homework. आप इन सारी चीज़ों को अपने आप करिएगा. सो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा. उसके बाद आपको किस टॉपिक पर सेशंस चाहिए, पूरा एक वन शॉट उस पूरे टॉपिक पर आएगा. लिटरेचर के ऊपर किस तरीके के सेशंस चाहिए, समरी विद लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर या डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर विद शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, यू मस्ट डू इन द कॉमेंट सेक्शन. मोर ओवर आपके जो शेयरिंग है उससे हमको ये लगेगा दैट वी जो स्टार्ट हमने किया है, सो वी आर डूइंग गुड फॉर द यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट. दिस इज द फर्स्ट टाइम. तो आपका साथ होगा तो हम इसे पूरा ज़रूर करेंगे. वर्ष 2024 जो कि बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है उसमें आप सभी हमारे साथ बने रहें, हम आपके साथ बने रहें. एक कोऑपरेशन के साथ उस अगले 5 महीनों को कंप्लीट करेंगे. हर एक टॉपिक के ऊपर आपको इंग्लिश में सेशंस मिलने वाले हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो या फिर इंग्लिश ही क्यों ना हो. चलिए आज के लिए इतने. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन.